हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आज के एक न्यू क्लासेस में। तो आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स जो आपके हैं उसमें से प्रथम चैप्टर जो आपका है कौन सा है, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे बच्चों, वो सभी प्रश्न मैंने आपको करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में करने वाले अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आज कराने वाले हैं। तो बच्चों आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहा जाता है और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके अनुसार कई सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने विचार दिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्री ब्राउनी के अनुसार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रिया का योग है। तो आप इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। किसके अनुसार? अर्थशास्त्री ब्राउनी के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउनी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आप उसे कहेंगे जिससे आपको जीवन जो होता है चलाने के लिए अर्जन करते हैं, वही एक प्रणाली, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। संक्षेप में इसे यदि आप लिखना चाहोगे तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया, जैसे कि तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो इसका क्या है, तो योग है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए, हमारे वे सभी क्रियाएं जिससे हम आय प्राप्त होते हैं उसे आर्थिक क्रिया। जैसे कि बच्चों अभी आपके पास किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई करें, लेकिन आपके पिताजी कहीं ना कहीं किसान होंगे या कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो उनको वही जो आय प्राप्त करके आपको पढ़ाते हैं वही आर्थिक क्रिया होती है। हमारे वे सभी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती। उम्मीद करता हूँ कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए, कॉल या मैसेज कीजिएगा और कहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देने के लिए, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, तो सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो बच्चों अर्थव्यवस्था जब हो गया, अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो होती है वो हो गया। और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या, तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधनों के विभिन्न विकास मत में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के अनुसार संसाधन को विभिन्न विकासमत क्रियाओं के आधार पर क्या करना, प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि एकदम VVI पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आदान प्रदान किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसके यदि एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, गेहूं के बदले चावल को बदलना, या गाय के बदले भैंस को बदलना, बकरी के बदले कुत्ते को बदलना। तो ये सभी पहले के जमाना में हुआ करता था। तांबे के बदले सोना को बदलना, ये सभी क्या था, तो पहले के जमाने में उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करते थे। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकदम। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ये 2 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन मौद्रिक
विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं। जैसे बच्चों आप जाते होंगे दुकान में अभी किसी भी प्रकार के राशन खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको मुद्रा देते हैं, अर्थात रुपया पैसा देते हैं। 1 केजी चीनी लिए तो 40 रुपया दिए, तो ये क्या है, मौद्रिक प्रणाली है। तो मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के बदले मुद्रा को दिया जाता है। आप जैसे चीनी 1 केजी लिए तो उससे मुद्रा दिए कितना, 40 रुपया, तो यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। लेकिन पहले के ज़माना में वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसमें वस्तु लिया करता था तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आदान प्रदान किया जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको यहाँ पर बताना है, कहा जा रहा है एटीएम। क्या एटीएम क्या है, एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं, एटीएम क्या है। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है। आप बच्चों जानते होंगे, आपके अंकल होंगे, आपके पापा होंगे, या आप ही खुद ही एटीएम चलाते होंगे यदि 18 प्लस होंगे तो एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी करता है। एटीएम जो कोई भी जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाए हैं उसको वह क्या करता है, तो अपने ग्राहक को जारी करता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटे किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो ग्राहक को एटीएम मशीन एक ऐसा मशीन है जो कि एटीएम कार्ड जो होता है एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जो से किसी बैंक के द्वारा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के द्वारा दिया जाता है ग्राहकों को, और ग्राहक अपने उसमें 4 अंक का गुप्त पिन रखा जाता है, जिसकी मदद से वह कहीं भी कभी भी 24 घंटे रुपये एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में 10 बार से अधिक बार पूछा गया है, इसलिए बच्चों आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। तो डेबिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो होता है बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसके द्वारा ग्राहक बैंकों को अपने जमा राशि को निकाल सकता है। एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है, और एटीएम कार्ड की तरह डेबिट कार्ड भी काम करता है। तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिस प्रकार से एटीएम कार्ड आपके जिस ब्रांच में अकाउंट खुला है दिया जाता है, उसी प्रकार से डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। एक प्लास्टिक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड और एटीएम कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड। इसके द्वारा ग्राहक बैंकों में अपने जमा राशि, जो आप अपने बैंक में जमा करते हैं राशि को, उसे निकाल सकते हैं। इसे एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। यदि बच्चों वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सभी क्या है, बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये क्रेडिट कार्ड होता है, इस कार्ड के सहायता से बैंक से आप बच्चों कुछ रुपया अपने जिस सीमा तक, अर्थात आपका जो औकात होगा उस सीमा तक आपको पैसा दे सकता है या आप वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। पुनः यह राशि बैंकों को वापस करना भी पड़ती है। तो जो बैंक से आप लोन लिए हैं बच्चों, उससे आपको जमा करना भी पड़ता है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, कुछ चुनिंदे ग्राहकों को दिया जाता है जिनकी आय अच्छी होती है, जिनकी इनकम जो होती है बच्चों अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड समझ में आया होगा। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो कि सभी बैंकों के द्वारा दिया जाता है, और उस कार्ड की सहायता से आप बैंक से ऋण ले सकते हैं, और उस ऋण को फिर आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे आप मंथली चुकाए या 6 मंथ या साल भर में। तो इस प्रकार से चुकाया जाता है। और यह जो होता है क्रेडिट कार्ड, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका इनकम सोर्स अच्छा होता है, और उनका चेक किया जाता है कि अकाउंट में साल में कम से कम कितना का
आयात और निर्यात हो रहा है, इस आधार पर दिया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों, राष्ट्रीय आय अर्थात जैसे आप भारत देश में रहते हैं तो भारत एक राष्ट्र है, तो इसके आय से आप क्या समझते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। जैसे भारत देश है, भारत देश में जितने भी वस्तु एक वर्ष में निर्माण किए गए हैं और उस वस्तुओं को बेचने पर जो सेवा अर्थात मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ है, उसके सभी को जोड़ने के बाद कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक कम से कम 5 से 7 बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो हो गया आपको मैंने बता दिए थे, और आपको प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र अर्थात भारत देश में कितने जनसंख्या है, तो अभी आप जानते होंगे 142.29 करोड़ जनसंख्या है, और इतने जनसंख्या में देश के जितने रुपया है उतने से देश में जितने रुपये हैं उस रुपये को क्या किया, उतने जनसंख्या से यदि भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय बटे देश की कुल जनसंख्या, इस तरह से आपका सूत्र होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट से बच्चों आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राज्य कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास जो रिपोर्ट होता है बच्चों, वह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति एवं प्रगति आय के आधार पर करते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट 3 बातों पर क्या किया जाता है, तो तैयार किया जाता है। किस किस बात पर, तो जिससे विभिन्न देशों की तुलना, लोगों को शैक्षणिक स्तर, लोगों को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी हो वह पता होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय की आधार पर करते हैं क्या, मानव विकास रिपोर्ट तैयार। आप इसे याद रखिएगा बच्चों, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें समझने वाली बात जितना होता है मैं उससे ज़्यादा कहीं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़ी भी अच्छी वीडियो लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे। इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं। तो मनरेगा रोजगार देने का एक राष्ट्रीय योजना है। जैसे कि बच्चों आप नरेगा या मनरेगा आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रीय योजना है। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का व्यवस्था है। नरेगा जो कि मनरेगा के नाम से विख्यात है, और इसमें 100 दिन का कार्य दिया जाता है, जो कि साल में 100 दिन कम से कम, जिससे उसके परिवार के भरण पोषण और उनके किसी प्रकार से क्या हो सके, तो भरण पोषण हो सके। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, और इनके लिए न्यूनतम मजदूरी कितना निर्धारित किया गया है आप बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। 160 रुपया प्लस है, तो आप इसे गूगल करके जरूर बताइएगा कि कितना रुपया उसे दिया गया है या अधिक किया गया है, कितना रुपया मनरेगा के तहत दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में मैंने करा दिए हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर आपको बताना है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास, जैसे भारत देश है, आप ही समझ लीजिए बच्चों। जैसे आप इस साल 10th के एग्ज़ाम देंगे, आप 10th के एग्ज़ाम देंगे, 10th में फर्स्ट कर जाएंगे अच्छे नंबर से 450 नंबर से, फिर जाइएगा 11th में भी अच्छे नंबर लाइएगा 400, फिर 12th में जाइएगा फिर 450 नंबर लाइएगा। तो इस तरह से आप पर क्या हो रहा है, प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। उसी प्रकार से सतत विकास को आप समझ सकते हैं। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी बना रह सके,
टिकाऊ बना रह सके। जैसे कि आप 10th में फर्स्ट किए, फिर 11th में, फिर 12th में, इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे और उससे अच्छे मुकाम को हासिल करते जाएंगे और आप टिकाऊ बना रह सके। जैसे कोई वस्तु है, तो जैसे कि कोई कंपनी किसी भी प्रकार के वस्तु को बनाते हैं तो वह वस्तु अच्छी होती जाए और उसका डिमांड मार्केट में अच्छा हो जाए, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को विकास में नज़र में रखा जाता है। तो सतत विकास जो होती है बच्चों, वह आप जिस समय अभी हैं इस पीढ़ी को नज़र नहीं रखते हुए वह भावी पीढ़ी अर्थात आपके बेटे पोते और उनके पोते के भी विकास के नज़र में रखकर काम किया जाता है। इसे सतत विकास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप समझ गए होंगे और काफ़ी आसान तरीके से मैंने इतनी अच्छी तरह से समझाया हूँ। यदि बच्चों आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या अपने अपने स्टेटस में एक बार जरूर लगाइएगा। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां से आप ऑल सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के जिस प्रसिद्ध पद्धति से आप चलिए सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समावेशी विकास किसे कहते हैं? समावेशी, अभी बच्चों मैंने बता दिया सतत विकास। अब समावेशी से नहीं लग रहा है कि 2-3 मिलकर समावेश करके क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो आर्थिक विकास के जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का समाज के जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रहे, ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम आपको समझाते हैं। समावेशी विकास का अर्थ होता है जैसे कि आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, लेकिन अपने हित में न देखकर पूरे अपने समाज, पूरे सभी हित, चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जनरेशन के हो, उनके बारे में अपने सोचते हुए उनके बारे में भी सोचना और उनके विकास जिस तरह से आप कर रहे हैं उसी तरह से वह भी विकास करे, ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। और जो कहता है कोई भी वर्ग विकास के लाभ, यहाँ पर बच्चों लाभ कर लीजिए, लाभ से अछूता न रहे, अर्थात जितने भी लाभ हमें मिल रहा है उतने लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मिल गया और हमें उससे क्या मतलब है, इस प्रकार से समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। तो समावेशी विकास में सभी को एक साथ मिलकर विकास करना होता है, इसे समावेशी विकास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी होते हैं, मिश्रित होते हैं और एक कौन सा होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। तो आप इतना लिख सकते हैं कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला दिया जाए तो एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर कर लीजिएगा, वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या निजी व्यक्तियों के पास होता है। अर्थात जिस प्रकार से आप बच्चों क्या करते हैं, आपके पिता करते होंगे कहीं पर किसानी, तो खेत में अनाज उपजाते होंगे, तो उस अनाज पर क्या होता है, तो आपके पिता का अधिकार होता है। यदि वह क्या करते होंगे तो किसी रैयतदार को जमीन बुनते होंगे तो उनका भी अधिकार होता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो साधनों के स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको इसे याद रखना है। चलिए यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ गए होंगे। यदि
यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाता है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण भारत है। चलिए अगली क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो चलिए आधारिक संरचना पे प्रकाश डालें या आधारिक संरचना क्या है या आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसका आंसर एक ही होगा, वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, कॉलेज, अस्पताल तथा स्कूल आदि देश के विकास के आधार हैं। इन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। देश का विकास कब हो सकता है बच्चों, जब हमारा घर में बिजली अच्छी ढंग से आए, परिवहन अर्थात यातायात साधन अच्छा हो, हमें जहाँ जाना हो वहाँ के लिए हमें समय पर गाड़ी मिले, संचार अर्थात टेलीविज़न हमें अच्छा रहे और हमको देश विदेश की जो घटना होती है वह हमें समय पर मिलते रहे, कॉलेज हमें अच्छा मिले जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, अस्पताल हमें अच्छा मिले जिससे हमें अपने स्वस्थ शरीर को रख सकते हैं इलाज कराकर, स्कूल आदि देश के विकास के क्या हैं, आधार हैं। उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहते हैं। तो उम्मीद करता नहीं हूँ बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप सीख गए होंगे। तो चलिए यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं जो कि क्या कहा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया, ये कितने वर्गों में बांटा गया है। ये 4 नंबर के प्रश्न है, ये प्रथम चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में इसके विभाजन से है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब जो होता है विभिन्न उत्पादन, जहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं उस क्षेत्र में इस विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, तो क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि क्या होते हैं, ये सभी अर्थव्यवस्था की क्या होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके, यहाँ पर आपको लिखा गया होगा, दिख रहा होगा, अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को मैंने बताए थे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए प्राथमिक क्षेत्र, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि, यहाँ पर कृषि लिखा गया बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिएगा। कृषि, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, यहाँ पर मछली पालन, मुर्गी पालन, जंगलों में वस्तु का प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूछ लिया जाएगा मुर्गी पालन कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में, आप इस तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वह क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को मैंने बता दी कृषि क्षेत्र को कहा, तो इसके अंतर्गत मछली पालन, मुर्गा पालन, पक्षी पालन, कृषि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को किसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर आप इसे याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया द्वितीयक, इसे काट लीजिए। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गाय और बिजली के उत्पादन आदि भी आते हैं। तो गाय पालन जो होते हैं वह क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और बिजली का उत्पादन ये क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र, आपको इसे याद रखना होगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ठीक से रखता हूँ और यहीं पर समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र को समझिए। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो बच्चों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी करा देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक
पिछड़ेपन के दूर करने का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य कारण उपाय। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 8 से 10 बार आप अभी तक पूछे गए हैं, सो आप अभी ही इसे जरूर याद कर ले। चलिए देखते हैं यहाँ पर चलिए आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। तो बिहार जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में जा रहे हैं, तो कुछ कारण इस प्रकार से अर्थात नीचे दर्शाया गया है। तो 1 नंबर है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि होते जा रहे हैं। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं। तो तेजी से जब जनसंख्या में वृद्धि करेंगे तो इसमें विकास के साधन जो होंगे वह स्वतः कम होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट को देखते हैं और दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आधारिक संरचना का अभाव। जिस प्रकार से मैंने बताए थे कॉलेज, स्कूल, परिवहन, रेल सेवा, संचार, ये सभी क्या होते हैं? आधारिक संरचना। तो इसका अभाव किसी भी देश के या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पिछड़े हैं। बिहार इस मामले में पीछे हैं। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। बिहार राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा भी कम है। इस प्रकार बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है और बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। भारत के अर्थात बिहार की जो जनता है वह 80% जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? तो कृषि पर ही आधारित होते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश 80% जनता किसी नहीं बच्चों, यहाँ पर कृषि कर लीजिएगा, कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी यहाँ पर कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी बिखरी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। तो बच्चों भारत में जितना जनसंख्या हो गया है, जिससे कृषि क्या होती है? 80% लोग लगे हैं, फिर भी क्या होती है? तो यहाँ पर उपज कम होती है। आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है कहता गरीबी। तो 4 नंबर जो पॉइंट है गरीबी। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय और औसत आय से आधे हैं। राष्ट्र में प्रति व्यक्ति जो आय है उसके आय के यहाँ के बिहार में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है? उनसे आधे हैं। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय भी कारण मैंने आपको बता दिए, तो निवारण भी बताएंगे। तो चलिए निवारण बताएं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है? तो चलिए इस तरह से लिखेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण। जिस प्रकार से जनसंख्या में इस प्रकार से विस्फोट हो रहा है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पर भारत आ गया है। तो चलिए जनसंख्या पर राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। संपूर्ण राज्यों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया जाए। संपूर्ण राज्यों में कार्यक्रम का क्या किया जाए? तो लागू किया जाए, अर्थात हम दो हमारे दो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से यदि जनसंख्या विस्फोट होते रहे तो किसी न किसी प्रकार से देश का नुकसान ही होगा। चलिए 2 नंबर पॉइंट है कृषि के तेजी से विकास। तो इसके निवारण का जो कृषि में बहुत ही क्या है? तो अभाव है, तो उसमें विकास करना है। तो बिहार के कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि नए यंत्रों का आविष्कार किया जाए, उत्तम खाद एवं उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज अधिक हो। और तीसरा नंबर पॉइंट है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट को थोड़ा ऊपर करते हैं। और ये सभी क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय। चलिए अब बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे। और आज के वीडियो आप अपने सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाएंगे। चलिए बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते खत्म हो जाता है, जान माल की भी क्षति होती है, इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो बच्चों बिहार में जो होती है
खास करके प्रति साल बाढ़ आती है, जिससे किसान के जितने भी खेत में क्या होते हैं, खेत में फसल होते हैं वह बाढ़ में दह जाते हैं और जान माल गाय भैंस जो होते हैं उनके भी क्षति होती है। इसलिए बाढ़ को क्या करना चाहिए, नियंत्रण आवश्यक है, अति आवश्यक है। और 4 नंबर पॉइंट जो है बच्चों, चलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 4 नंबर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वच्छता, ईमानदार प्रशासन। तो ईमानदार यदि प्रशासन, स्वच्छता, ईमानदार, बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन की भी जरूरत है। स्वच्छ, कुशल और ईमानदार प्रशासन की भी जरूरत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगला चैप्टर 2 नंबर चैप्टर का लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 2024 एग्जाम में पूछे जाएंगे वे आ रहे हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।